Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। पंजाब में बाढ़ पर जनहित याचिका की तुरंत सुनवाई से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समय अधिकारी जमीनी हालात संभालने में जुटे हैं, इसलिए उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि अभी हालात को संभालना प्राथमिकता है, बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं राज्य में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। इसी बीच राहत और बचाव कार्य तेज हो गए हैं। अमृतसर के रमदास में रावी नदी से टूटे घुस्सी बांध को भरने का काम जारी है, जबकि पठानकोट से तरनतारण तक कई जगहों पर पानी का स्तर कम होना शुरू हो गया है। देश भर के 302 मंत्री खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। ये जानकारी चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। एडीआर ने यह भी कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वो 2020 से 2025 के चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। दूसरी ओर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड में किसी भी मंत्री पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इन 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23 करोड़ रुपए से ज्यादा है। औसतन हर मंत्री के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30 में से 11 विधानसभाओं में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसे 6 और 4 मंत्री हैं। केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री यानी 8% मंत्री अरबपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के मन को पोषित करने के लिए उनके समर्पण की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को, विशेषकर सभी मेहनती शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन को पोषित करने के प्रति शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा कि हम एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को उनकी जयंती पर याद करते हैं। वहीं आज पूरे देश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए। वक्ताओं ने शिक्षकों को समाज की नींव बताते हुए उनके नैतिक और शैक्षिक योगदान को सराहा। कांग्रेस की केरल इकाई के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया है। केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से किए जाने वाले पोस्ट को भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। बिहारी को छोटा दिखाना ये कांग्रेस पार्टी का काम है और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी
ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ़ नहीं कर सकती है। और जब से ये पोस्ट हुआ है, पूरे बिहार के जनता में यही सवाल कांग्रेस से कर रही है कि आपकी मानसिकता जाहिर हो गई कि आपने कहा बी से बीरी और बी से बिहारी, आप हमको इस तरह से अपमानित करने का काम किए हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है बिहारियों का इस तरह से अपमान करना, जिसका पूरा जवाब देश देगा। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है, ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरीके दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार की डिलीवरी की है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भारत की पहली टेस्ला कार मालिक बन गए हैं। टेस्ला की ओर से उन्हें कार की डिलीवरी भी मिल गई है। कार की चाबी मिलने के बाद प्रताप सरनाइक ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भारत की पहली टेस्ला कार मॉडल वाई खरीदी है। राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में मैंने इसे खरीदने की कोशिश की और इसमें सफल रहा। महाराष्ट्र सरकार हमेशा पर्यावरण के अनुकूल कारों को सड़कों पर लाने की कोशिश करती है। हमेशा पर्यावरण पूरक गाड़ियां जो है वो रास्ते पे लेके आने की कोशिश करते हैं। शायद मैं मेरे माध्यम से लोगों को ये जनजागृति करना चाहता हूं कि पर्यावरण पूरक गाड़ियां ही आप ज्यादा से ज्यादा इसके बाद में लेने की कोशिश करें और खासकर राज्य शासन प्रयत्नशील है कि आगे के 10 साल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ये रास्ते पे उतरे। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जितनी भी सहूलियत इन सब कंपनियों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उनको देने की हमने कोशिश की है। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही कामकाजी उम्र 15 से 59 साल के लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की कुल फर्टिलिटी रेट 1971 में 5.2 थी, जो 2023 में घटकर 1.9 रह गई है। 14 साल तक के बच्चों की आबादी 1971 से 1981 के बीच 41.2% से घटकर 38.1% रह गई है। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच ये और घटकर 24.2% रह गई। यानी पिछले 50 सालों में बच्चों की हिस्सेदारी में करीब 17% की गिरावट आई है। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की आज इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में कुल 161 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उड़ान संख्या 91028 के इंजन में खराबी के चलते सुबह 10 बजे आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। एटीसी कंट्रोल से सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सीआईएसएफ की टीमें तैनात कर दी गई। यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल विमान रनवे 2 पर खड़ा है और तकनीकी टीम खराबी की जांच कर रही है। अनंत चतुर्दशी से पहले मुंबई पुलिस को ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिली है। मैसेज में दावा किया गया है कि 34 गाड़ियों में बम लगाए गए हैं। 400 किलो आरडीएक्स से 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। मैसेज में दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि वो हाई अलर्ट पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
अब कुछ खबरें दुनिया के बाकी हिस्सों से। अफगानिस्तान के दूरदराज दक्षिण पूर्वी इलाके में गुरुवार रात 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये पिछले 6 दिनों में तीसरा भूकंप है। इस बीच पूर्व में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 8:56 पर आया। नंगरहार और कुनार प्रांत में झटके महसूस किए जाने के बाद लोग घबराकर अपने शेल्टर से बाहर निकल आए। हालांकि रात के भूकंप में जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय डॉक्टरों ने बताया कि इलाके के अस्पताल में 17 घायल लोगों को लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के मुताबिक रविवार को आए भूकंप में अब तक 1368 लोगों की मौत हो चुकी है और 2180 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े 25 गांवों से मिली रिपोर्ट पर आधारित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक बिजनेसमैन के लिए डिनर रखा। इसमें गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत कई दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। हालांकि टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क को न्योता नहीं दिया गया। ट्रंप ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब इतने सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिले हों। उन्होंने इस टीम को हाई आईक्यू ग्रुप कहकर संबोधित किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ये डिनर प्रेसिडेंट हाउस के रोज गार्डन में होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये स्टेट डाइनिंग रूम में किया गया। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया है। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो बुधवार रात को खत्म हो गई। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया। टिकटॉक, वाइबर, विटक, निम्बस और पोपो लाइव ने पंजीकरण कर लिया है, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। इस प्रतिबंध से विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली प्रभावित होंगे। अब चलते चलते मौसम का हाल जान लेते हैं। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में भी कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भरा है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में पानी भर गया, इससे महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। राजस्थान में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बोरास तालाब की दीवार ढह गई। इससे 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गईं। मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1 करोड़ 71 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। लगता है कि बाढ़ से राहत मिल जाएगी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.